चलो देखो बेटा, सीएमए इंटू ग्रुप 2 कंपनी अकाउंट्स फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है ना। क्या दिया है यहाँ पे, कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 2018। क्या दिया है, सबसे पहला आइटम दिया बेटा एक्साइज ड्यूटी पेड। क्या होता है बेटा एक्साइज ड्यूटी, बताओ तो जरा। एक्साइज ड्यूटी आपको मैन्युफैक्चरिंग पे पे करना पड़ता है। किस पे पे करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे, बरोबर है। या फिर काफ़ी बार आप ऐसा देखते हो कि जो आपका सेल है उस सेल के अंदर में जो भी एक्साइज ड्यूटी है वो नेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी लेते हो, बराबर है। तो हम लोगों को नेट सेल चाहिए होता है, तो कभी कभी इसको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में डाल देते हैं या कभी कभी सेल से कम कर देते हैं। बात तो एक ही है, इनकम कम करना या एक्सपेंस दिखाना, दोनों में से कोई भी एक आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। फिर से बताओ, एक्साइज ड्यूटी को या तो आप लोग क्या करो, सेल से माइनस करो, या तो आप क्या करो एक्सपेंस दिखा दो, या तो इनकम में से कम या एक्सपेंस, जो आपको अच्छा लगे ट्रीटमेंट। उसके बाद नेट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सारे ट्रायल बैलेंसेस के बैलेंसेस दे दिए बेटा। लॉस है इन्वेस्टमेंट सेल पे दो रुपये का, यहाँ पे कितनी रुपीज़ इन लैक्स लिखने की ज़रूरत नहीं, बस 2 का ही लॉस है। रेंटल कलेक्शन एक्सपेंसेस, ये क्या होता है रेंटल कलेक्शन एक्सपेंसेस, रेंटल इनकम कुछ होगा और रेंटल इनकम कलेक्शन करने के लिए कलेक्टिंग एजेंट को या किसी को पैसे दिए होंगे, कहीं है क्या पूरे क्वेश्चन में रेंटल इनकम होना चाहिए, एक बार देख लो। रेंटल इनकम ये देखो दिख रहा है क्या, 7.5 क्रेडिट वाले बैलेंस में, रेंटल इनकम का क्रेडिट बैलेंस, कलेक्शन एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस। तो या तो आप एक्सपेंस को अलग से दिखाओ और रेंटल इनकम को अलग से दिखाओ, या फिर रेंटल इनकम में से एक्सपेंस माइनस करके नेट इनकम आपके हाथ में दिया होगा कलेक्टिंग एजेंट ने, तो नेट ऑफ करके दिखा दो। ज़्यादा अच्छा, कम में बम, नेट ऑफ करके दिखा देना, रेंटल इनकम माइनस कलेक्शन एक्सपेंसेस। क्यों, क्योंकि वो रेंटल इनकम पूरा आपके हाथ में आया ही नहीं, इसमें से कलेक्शन एक्सपेंसेस कलेक्टिंग एजेंट ने माइनस करके आपके हाथ में कितने का इनकम दिया होगा, 7 का, है ना। तो आपको जैसा ठीक लगे वैसा दिखा सकते हो, एक्सपेंस में से या तो नेट ऑफ करके। ट्रीटमेंट दोनों बता के रख देता हूँ, हम लोग क्या करेंगे नेट करके दिखा देंगे। सर अगर हम लोगों को जैसे अभी रेंटल इनकम देख लिया हमने, घाई घाई में लिख दिया डायरेक्टली खर्चे में, तो बाद में इनकम फिर पूरी लिख देना इनकम साइड में, बराबर है, 7.5 या फिर नेट 7। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दे दिया है बेटा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दे दिया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दे दिया है, परचेस ऑफ मटेरियल दे दिया है, सैलरी एंड वेजेस दे दिया है। कहाँ जाएगा बेटा ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये आपके मटेरियल कंज्यूम में जाएगा क्या, परचेस ऑफ फिनिश गुड्स परचेस में डाल देंगे, बचा हुआ मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम आपने कॉस्ट शीट में भी सीखा है, हमने बताया हुआ है कैसे निकालते, रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू मटेरियल कंज्यूम। सर ये तो ओपनिंग है, क्लोजिंग कहाँ है, दिया होगा आगे कहीं, तो नहीं दिया होगा तो 0 अज्यूम कर लेंगे। सैलरी एंड वेजेस दे दिया है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड अदर फंड, ये कंट्रीब्यूशन टू PF किसने किया है, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, बराबर। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ में कंट्रीब्यूट किया, मतलब ये आपका एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए आपने खर्चा किया है। जैसे सैलरी एम्प्लॉय बेनिफिट में जाएगा वैसे ये भी एम्प्लॉय बेनिफिट में आपका चला जाएगा, P&L अकाउंट में एक्सपेंस में। एक्सपेंस ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ये भी एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट किया है, बेनिफिट के लिए किया है। क्या होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन कहीं देखा पढ़ा सुना होगा तो। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, कंपनी के एम्प्लॉय को गाजर दिया जाता है, लालच कि हे एम्प्लॉय सुन, तो अगर इस कंपनी में इतने समय तक अगर रुक जाएगा तो उतने समय बाद जो भी कंपनी के शेयर का प्राइस रहेगा उसमें तुझे डिस्काउंट दे करके हम लोग शेयर इशू करेंगे। ऐसा तेरे पास ऑप्शन है, तेरे ऊपर लाइबिलिटी नहीं है, क्या है ऑप्शन, तुझे कंपनी के स्टॉक्स, कंपनी के स्टॉक शेयर्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये ESOP का स्कीम लॉन्च करते हैं, शेयर बेस्ड पेमेंट में आता है ये। तो बोल दिया एम्प्लॉय को कि ये कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो आपको क्या मिलेगा, कंपनी का शेयर्स मिलेगा इतने समय बाद, बराबर है। तो अब तुम बताओ 100 रुपये का शेयर अगर कंपनी एम्प्लॉय को 90 में दे रही है तो बचा हुआ 10 रुपये कौन कंपेंसेट कर रहा है, एक प्रकार से कंपनी। 100 का शेयर कंपनी कितने में दे रही है, 90 में,
कंपनी कितना कंपेंसेट कर रही है 10, तो ये जो 10 है ना ये है एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस, ये है एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये जो 10 है ये कंपनी ने कंपेंसेट किया मतलब किसको दिया, अपने आप को ही दिया होगा। अब अच्छे से ध्यान से सुनना, 100 रुपये का शेयर अगर ये नॉर्मल कंपनी किसी और को बेचती तो कंपनी क्या लिखती, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 100 रुपये फेस वैल्यू है समझ लो, ठीक है। लेकिन कंपनी ने ये शेयर एम्प्लॉय को कितने में दिया 90 में, सो बैंक अकाउंट डेबिट 90, लेकिन टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा 100, डेबिट क्या लिखेंगे एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, बरोबर है क्या, यस और नो। शेयर होल्डर्स बाकी बोलेंगे ना कि भैया कैपिटल तो हमको 100 का ही चाहिए पूरा, या ऐसा भी हो सकता है एक 100 रुपये का शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, मार्केट प्राइस 100 है, लेकिन कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को कितने में दे रही है बेटा 90 में, तो इसका एंट्री क्या रहेगा बैंक अकाउंट डेबिट 90 टू इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू जाएगा 10 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 90 और एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 10। बाकी शेयर होल्डर्स बोलेंगे ना नहीं सर इसमें ऐसा एंट्री कर लो ना सर, बैंक अकाउंट डेबिट 90 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दो 80, 10 रुपये फेस वैल्यू हो, तो ये अगर एंट्री किया तो शेयर होल्डर्स नाराज हो जाएंगे। शेयर होल्डर्स बोलेंगे तुम हमारा रिजर्व सरप्लस क्यों कम कर रहे हो तुम्हारे एम्प्लॉय को बेनिफिट देने के चक्कर में। कैसे कम हुआ ज़रा बताओ तो। सिक्योरिटी प्रीमियम जो 90 का दिखना चाहिए था इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का दिख रहा है 80 का। शेयर होल्डर्स का नुकसान है ना ये तो, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ जाता है रिजर्व सरप्लस में। रिजर्व सरप्लस किसका होता है शेयर होल्डर्स का, तो तुम उनका रिजर्व सरप्लस क्यों कम कर रहे हो तुम्हारे बेनिफिट देने के चक्कर में। ये तो एक प्रकार से कंपनी ने बेनिफिट नहीं दिया, ये तो शेयर होल्डर से बेनिफिट लेके दे दिया आपने। कंपनी कहाँ दे रही है बेनिफिट, यस और नो। इसीलिए जब कभी भी कोई कंपनी एम्प्लॉयज़ को मार्केट प्राइस से कम रेट में शेयर्स देने का वादा करती है तो जिस स्कीम के तहत ये वादा किया है उस स्कीम को कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, इसॉस या इसॉप, बरोबर है। तो यहाँ पे उस स्कीम के तहत कंपनी ने कितना खर्चा किया है एम्प्लॉयज़ के लिए 14। देखो कौन सी स्कीम थी इसॉप या ईएसपीपी एम्प्लॉय स्टॉक परचेस प्लान। एक और स्कीम है सार SAR स्टॉक अप्रिसिएशन राइट। आपके हाथ में शेयर्स नहीं देंगे हम लोग, वो आपको जब जिस दिन हमने शेयर्स देने का वादा किया था तब शेयर का प्राइस था 50, आपने सारी कंडीशन फुलफिल कर दिया, आप 3 साल तक किसी कंपनी में रुक गए, उस दिन प्राइस है शेयर्स का 70 रुपये, तो आपको अप्रिसिएशन कितने से हुआ 20, ये ले 20 रुपये, उसको बोलते हैं स्टॉक अप्रिसिएशन राइट। एक्चुअल में शेयर्स देने की जरूरत नहीं, अप्रिसिएट जितने से हो गए। तो कोई भी स्कीम हो अल्टीमेटली एम्प्लॉय के लिए क्या कर रही है कंपनी यहाँ पे खर्चा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ये एक्सपेंसेस कहाँ पे जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एम्प्लॉय बेनिफिट एम्प्लॉय बेनिफिट तीनों भी राइट। उसके बाद स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस ये भी एम्प्लॉय बेनिफिट। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस में क्या आता है जनरली, मैं चीज़ों का डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को बाद में हेडिंग डिसाइड करते समय तकलीफ ना हो। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस में एम्प्लॉय के बच्चों के लिए स्कूल बनवा दिया, एम्प्लॉय के लिए कैंटीन बनवा दिया अच्छे से, एम्प्लॉय की सुख सुविधा के लिए वो नीचे जाकुजी वगैरह लगा दिया ताकि जब बीच में तू थक जाए काम करके तो थोड़ा सा एक पावर नैप लेके आ जा। तो काफ़ी बार काफ़ी कंपनी वो मछलियों का पॉट ला के रख देती है, सैटरडे के दिन एम्प्लॉय आता है ब्रेक के अंदर में वो मछली के पॉट के अंदर पैर डालता है, मछली उसको गुदगुदी करती है एक्चुअल में, है ना। कि बॉम्बे के अंदर में आप जाओगे तो है आईटी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ध्यान रखती है, तो वो सब पॉट का खर्चा और वो इसका उसका खर्चा वो सब एम्प्लॉय स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस में आ जाएगा, ये भी एम्प्लॉय बेनिफिट में चले जाएंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस है नॉर्मल आपका फाइनेंस कॉस्ट है, ये अदर बोरोइंग कॉस्ट ये भी फाइनेंस कॉस्ट है। बिल्डिंग दिया हुआ है 200 का, ठीक है, पता नहीं कॉस्ट है कि नेट वैल्यू है। प्लांट एंड इक्विपमेंट दे दिया है, व्हीकल्स दे दिया है, फर्नीचर फिक्चर दे दिया है, ब्रांड इंटेंजिबल असेट, सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल असेट, प्रीपेड एक्सपेंस दे दिया है, इंटरिम डिविडेंड पे किया है। इंटरिम डिविडेंड कितना पे किया बेटा 50। उसके बाद डेटर्स दे दिए, पेमेंट टू ऑडिटर दे दिया है। उसके बाद ये क्रेडिट बैलेंस है, सेल इनकम है, सेल ऑफ सर्विस इनकम है, ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड ये अदर इनकम में जाएगा या रेवेन्यू में जाएगा, ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड
हाँ नहीं, सिर्फ कमीशन होता तो अदर में जाता, आपने वो वर्ड नहीं पढ़ा। ट्रेडिंग कमीशन रिलेटेड टू ट्रेड है, नॉन ट्रेड नहीं है। नॉन ट्रेड कमीशन होता, किराना दुकान वाला बच्चों को फ्लैट किराए पे दिलवा के बच्चों से ब्रोकरेज ले रहा है, कमीशन ले रहा है, तो किराना दुकान वाले के लिए वो कमीशन नॉन ट्रेड इनकम हो गया, बराबर है क्या। लेकिन किराना दुकान की कोई माल देने लेने के ऊपर उसने कमीशन लिया तो ट्रेड कमीशन हो गया, बराबर है। तो ये अदर इनकम में मत डालना, इसको रेवेन्यू में डाल देना, क्योंकि क्लियर कट शब्द लिखा हुआ है ना यहाँ पे ट्रेडिंग कमीशन, इसलिए मेन इनकम में जाएगा, सेल्स में जाएगा आपके। उसके बाद इंटरेस्ट इनकम है, अदर इनकम है। डिविडेंड फ्रॉम कंपनी अदर इनकम है, अदर इनकम है। ये आपका रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू है। रेंटल इनकम अदर इनकम है, बराबर। गेन ऑन फॉरेन करेंसी, रेंटल इनकम पे एडजस्टमेंट क्या थी, रेंटल कलेक्शन एक्सपेंसेस थे ना, स्टार मार्क लगा देता हूँ। गेन ऑन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसलेशन, फॉरेन करेंसी मैंने लिया होगा कम रेट में, क्लोजिंग रेट पे उसका रेट बढ़ गया रहेगा, गेन होगा, या बेच दिया होगा तो उस पर गेन हुआ रहेगा, अदर इनकम में डाल देंगे। उसके बाद 50 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 8 पेड अप, 2 रुपये कॉल्सिन अरियर से, 50 into 8। अच्छा, डायरेक्ट इन्होंने कॉल्सिन अरियर्स लेट माइनस करके आपको नेट पेड अप दे दिया बाहर। 60 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 60। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया है, ओपनिंग बैलेंस है प्रॉफिट का, पिछले पीरियड का क्लोजिंग, इस पीरियड का ओपनिंग, 31 मार्च 18 है ना ये। उसके बाद 10% 70 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 700। जनरल रिजर्व 80, डिबेंचर्स 100, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1। और आगे लिखा है कंजम्पशन ऑफ स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स 7। पावर फ्यूल दे दिया है, रेंट है, रिपेयर्स टू बिल्डिंग, रिपेयर्स टू मशीनरी, इंश्योरेंस दे दिया, रेट्स एंड टैक्सेस है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, सारे आइटम दे दिए, डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखो क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है। ओके। डेप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 5%, प्लांट एंड इक्विपमेंट बाय 20%, व्हीकल बाय 20%, फर्नीचर फिक्चर 10%, ब्रांड्स एट द रेट 10% एंड सॉफ्टवेयर 60%। इंटेंजिबल असेट जो डिप्रिसिएट हुआ है उसको हम लोग प्यार से बोल देंगे अमोर्टाइजेशन। आगे बोला है पेमेंट टू ऑडिटर इंक्लूड एज अ ऑडिटर 5, एज अ टैक्सेशन मैटर, फॉर टैक्सेशन मैटर 4, फॉर कंपनी लॉ मैटर 3, फॉर मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट सर्विसेज में भी HR सर्विसेज वगैरह उसने कोई दिया होगा रिक्रूटमेंट की, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14। फॉर अदर सर्विसेज 1, फॉर अदर सर्विसेज 1। कितना हो रहा है टोटल चेक करो, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15 और 1, 16। 16 का बाइफर्केशन दिया है क्या है, यस, ये 16 का ही बाइफर्केशन इन्होंने दे दिया है। आगे मेक अ प्रोविजन, प्लीज ध्यान देना बेटा, मेक अ प्रोविजन किस चीज की प्रोविजन किया है देखना, फॉर डाउटफुल डेट 10%। आगे बोला है डायरेक्टर्स रिकमेंडेड एन इक्विटी डिविडेंड ऑफ 15% इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड। ओके, इक्विटी डिविडेंड जो था ना 15%, उसमें इंटरिम डिविडेंड भी आ गया। चलो बताओ तो 15% यानी कितना होता है, पेडअप कैपिटल पे निकालना पड़ेगा। पेडअप कैपिटल कितना है, ये इक्विटी शेयर्स थे 8 पेडअप 400 और ये इक्विटी शेयर्स थे 600, 600 और 400 कितना हो गया 1000। 600 और 400 कितना हो गया 1000। 1000 का 15% कितना हुआ 150। उस 150 में इंटरिम डिविडेंड घुसा पड़ा है और वो कितना है 50। 150 माइनस 50 इज इक्वल टू नेट इक्विटी डिविडेंड कितना आया 100। सो 100 इक्विटी डिविडेंड है और 50 इंटरिम डिविडेंड है, बरोबर। आ जाओ आगे, ट्रांसफर टू DRR, डिबेंचर के रिडम्पशन के रिजर्व के लिए DRR में कितना ट्रांसफर करना है 25%, बट किसका, प्रॉफिट का नहीं, ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर ऊपर दिए है क्या, चेक करो एक बार, यस डिबेंचर दिए है, इसका 25% यानी 25। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एट 5%। अब ये किसके ऊपर निकालना है तो बोला ही नहीं है, जनरल रिजर्व का 5%। ये किस पे निकालेंगे बेटा, प्रॉफिट पे। कौन सा प्रॉफिट, पैट।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ध्यान रखना। आगे बोला इनकम टैक्स रेट 30%, एनसीडीटी 20%, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स 20% है और इनकम टैक्स रेट 30% है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 18 एंड नोट्स शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ द सरप्लस। ओहो नई चीज़ है। नोट शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L टू बी टेकन इन द बैलेंस शीट एज पर Schedule 3। सो बैलेंस शीट बनाने का काम नहीं, यहाँ पे P&L अकाउंट बनाना है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम बैलेंस शीट का इन्होंने बनाने के लिए बोला है, वो है सरप्लस के ऊपर एक डिटेल्ड नोट बना के देना है। बैलेंस शीट में सरप्लस कैसे पहुँचा, है ना सर। वो डिटेल नोट में क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस आ रहा है वो हम लोग इस सरप्लस वाले में ट्रांसफ़र कर देंगे, बराबर है। अब सेपरेट करना है बोला इन्होंने। प्लस ये करंट ईयर का सरप्लस, पिछले साल का अगर कुछ होगा क्वेश्चन में तो वो भी ले लेंगे, पिछले साल का प्लस करंट ईयर का टोटल सरप्लस आ जाएगा। इस टोटल सरप्लस में से बोलो क्या क्या देंगे। सबसे पहले तो टैक्स, पिछले साल वाले पे टैक्स वापस नहीं निकालना, करंट ईयर पे टैक्स दे दिया। उसके बाद क्या करेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व। उसके बाद क्या करेंगे, डिविडेंड, बरोबर ना, यस और नो। और ये नोट बना के दे देंगे सेपरेटली, बस ऐसे ही करना है, सिंपल है। आ जाओ, सभी के पास क्वेश्चन है ना। सबसे पहले तो फॉर्मेट बना लो फटाफट से। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। अरे यार देखो ये बीच बीच में ना मैं अच्छी सी कोई जगह लेता हूँ। ठीक है, आज बना लो बेटा। सबसे पहले बना लो इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट ऑफ, क्या नाम है कंपनी का, अ कंपनी, फॉर द ईयर एंडेड 31 March 18। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। उसके बाद बना लो बैलेंस शीट एज ऑन 31 March 18। अगेन सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। डन। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है बेटा प्रतीक, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अलग चीज और इनकम टैक्स अलग चीज। और सिर्फ इतना बोला है कॉर्पोरेट टैक्स, तो समझ जाना वो इनकम टैक्स ही है। डन। बना लो फटाफट से, सारे आइटम लिख लो बेटा जल्दी जल्दी से। अच्छा एक सेकंड वेट बच्चों, बैलेंस शीट इसमें बनाना नहीं है, ठीक है, बट आप लोग चाहो तो घर पे एक्स्ट्रा एडिशनल होमवर्क बैलेंस शीट का ले सकते हो, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, एक बैलेंस शीट की इंपॉर्टेंट नोट पूछी है,
तो हम लोग यहाँ पे वो नोट लिख देंगे, पूरा मिटाना मत, अब आपने फॉर्मेट बनाए तो सिर्फ यहाँ पे नोट बनाएंगे। क्या ना है उसका, नोट का नाम क्या है, नोट, सेम फॉर्मेट रहेगा उसका भी, क्या नाम है, सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर, सेम वैसी फॉर्मेट रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। इनकम एक्सपेंडिचर और सरप्लस का एक इंपॉर्टेंट नोट। बना लेते, फॉर्मेट सेम रहेगा, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। चलो करें हम लोग स्टार्ट, आ जाओ लाइन बाय लाइन। पहले तो फॉर्मेट बना लो फटाफट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। बोलो सबसे पहला आइटम क्या था बेटा आपका, रेवेन्यू, है ना, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सेल्स। आ जाओ, बैलेंस शीट आप अलग से घर पे एक बार ट्राई करना है तो कर लेना, इजी बन जाएगा आपसे। अदर इनकम, इस क्वेश्चन की खास बात बता देता हूँ, एक साथ एक ही समय पे एक ही एग्जाम के समय दो अलग अलग इंस्टीट्यूट में पूछा हुआ है, CMA और CA, सेम अटेम्प्ट में, आपका दिसंबर था उनका नवंबर था, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। अदर इनकम, एक दो लाइन की जगह छोड़ देना, इज इक्वल टू टोटल इनकम और टोटल रेवेन्यू, उसके बाद माइनस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के लिए जगह छोड़ देना अच्छी खासी, सो कितनी छोड़ दो, 12-15 लाइन की जगह, और उसके बाद एक्सपेंसेस कर दो माइनस, एक्सपेंस माइनस करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम प्लस माइनस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, 2-3 लाइन की जगह छोड़ के, इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वेट, अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको सेपरेट सरप्लस के लिए नोट बनाने के लिए बोला है, ये यहीं रोक दो। अब ये कहाँ जाएगा बैलेंस, उस सेपरेट सरप्लस की नोट में। अगर वो नहीं बोला रहता तो मैं यही कर देता, जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था ना क्वेश्चन पर में सरप्लस के लिए सेपरेट नोट बोला है, तो जो भी आपका प्रॉफिट आया करंट ईयर का P&L का प्लस पिछले साल का, ये दोनों भी कहाँ लेके जाएंगे, उस नोट में, और उस नोट के अंदर में हम लोग आगे की सारी प्लस माइनस करेंगे, रिजर्व का, डिविडेंड का, सब कुछ कहाँ पे, उस नोट में करेंगे, बरोबर। तो इसीलिए इसको यहीं रोक देंगे, ओके। चल आ जाओ, ध्यान दे दो, लिख दिया, फॉर्मेट बना लिया बेटे सभी ने, स्टार्ट करो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट आइटम। पढ़ क्वेश्चन में देखो, सबसे पहला आइटम क्या दिया बेटा, इन्होंने बोला हुआ है सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी पेड। एक्साइज ड्यूटी पेड क्या करेंगे, मैंने जैसे स्टार्टिंग बताया, या तो आप लोग सेल में से माइनस कर दो या तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में दिखा दो। जैसे कि नहीं, आप लोगों ने कोई आइटम, ये आइटम आपने बेचा 120 रुपये में, इसमें ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस से 20 रुपये, वो आपके है कि सरकार के है, सरकार के है, यस और नो। तो ये 120 में बेचा और उसमें 20 में ड्यूटीज़, इसमें 20 रुपीज़ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस है, तो ड्यूटी टैक्सेस आपका सेल नहीं हुआ। आप सेल जब भी दिखाते हो तो क्या दिखाते हो, नेट ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। आपका सेल इसमें एक्चुअल में कितना है, 100 का ही है, 20 आपका है ही नहीं। तो या तो सेल 120 दिखाते होंगे तो खर्चे में ड्यूटी टैक्सेस दिखाओ, या तो सेल में से नेट करके नेट सेल दिखाओ। तो सेल से नेट कर दो, क्या चलेगा, क्योंकि वो वैसे भी आपका सेल नहीं है, आपको पे करना पड़ता है, यस और नो। मैन्युफैक्चरिंग पे ड्यूटी पे करते हो, सेल पे ड्यूटी कलेक्ट करते हो, बट कोई भी केस रहो, ड्यूटीज वो आपकी नहीं है।
जीएसटी आप कलेक्ट करते हो। 100 रुपये का कोई सामान है, आपने बेचा 120 में, फॉर एग्जांपल 20% जीएसटी है, तो आपका सेल कितना रहता है? आप बिल बनाते हो टोटल 120 का, लेकिन उसमें सेल आपका कितना रहेगा? ओनली 100। उसमें सेल कितने का रहेगा आपका? ओनली 100, क्योंकि 20 जो आपने जीएसटी कलेक्ट किया वो तो आपका क्या है? लायबिलिटी है। तो ठीक उसी प्रकार से या तो सेल में दिखाओ, या तो सेल से माइनस करो, या तो एक्सपेंस में दिखाओ। लिखो, नोट लिख देंगे फिर इसके लिए फटाफट से। नोट नंबर 1, लिखो रेवेन्यू। देखो इसके अंदर में एक तो एक्साइज ड्यूटी दिया हुआ है, दूसरा इसके अंदर में सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट दिया हुआ है स्टार्टिंग में। देखो दिख रहा है कि राइट में सेल ऑफ सर्विसेज, एक दो आइटम थे ना, मैं चाहता तो वहीं लिख देता हूँ, आप अंदर भी लिख सकते हो, सेपरेट नोट भी बना सकते हो, है ना। अब मैंने ऊपर में यहाँ पे जगह नहीं छोड़ी, मैं सेपरेट नोट बना रहा हूँ, नोट 1 रेवेन्यू का, बराबर। सो रेवेन्यू में मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? सेल्स, बराबर है। उसके बाद लेस एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटी, बराबर है। एक्साइज ड्यूटी कितनी है बेटा बता देना? एक्साइज ड्यूटी है 92.5, बराबर है। एक बार आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ कौन सा आइटम कहाँ जाने वाला है, एक बार ध्यान दे दो सब लोग, है ना। आप भी आपके वहाँ पे अच्छा आपके पास पेपर नहीं है ना, सिर्फ एक बार देख लो। एक्साइज ड्यूटी के लिए क्या करेंगे? सेल से कम कर देंगे। हाँ फटाफट से जवाब देना सब लोग, थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं इसको। नेट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बोलो बेटा कहाँ पे दिखाएंगे? नेट लॉस ऑन सेल ऑफ अदर एक्सपेंस में दिखा, वेरी गुड, अदर एक्सपेंसेस। रेंटल कलेक्शन एक्सपेंसेस, ये रेंटल इनकम में से कम करेंगे। हाँ बच्चों हैंडराइटिंग खराब नहीं है, एक्चुअल में कैसा है कि ये जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर में जहाँ के भी एक साथ 3-4 कनेक्शन लगे रहे तो थोड़ा सा वो अपन सीधा भी लिखे तो आड़ा टेढ़ा भागता है वो, तो आपने समझना है इसको। रेंटल इनकम से कम कर देंगे, रेंटल इनकम है ना। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कहाँ जाएगा बेटा? है मटेरियल कंज्यूम, है ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो COMC लिख दूं क्या? ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कहाँ जाएगा बेटा? बोलो फटाफट से। चेंजेस इन इन्वेंट्री के लिए CI लिख दूं क्या? चेंजेस इन इन्वेंट्री, COMC, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो आपको पिक्चर क्लियर कट आइडिया समझ में आ जाएगा फिनेंशियल स्टेटमेंट मेरा बनने के बाद कैसे दिखने वाला है, बराबर। फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग डायरेक्ट पहले ऐसा लिख करके ले रहे, तो क्वेश्चन में भी आप एग्जाम में पढ़ते पढ़ते आपके पास हार्ड पेपर अगर है तो आप उसके ऊपर लिख लेना पेंसिल से। उसके बाद सर कभी कभी कुछ एग्जाम में ना टीचर लिखने नहीं देते, पेंसिल से आप एक 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 एक, एक फटाफट वहीं पे लिख लिया, अगर उन्होंने मना कर दिया तो इरेज कर देना, इसलिए मैंने क्या बोला पेंसिल से लिख लेना एग्जाम। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहाँ जाएगा? चेंजेस इन इन्वेंट्री, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस फिनिश गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग, या फिर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, अगर ये नहीं होगा परचेस अलग से। तो ये परचेस ऑफ फिनिश गुड्स है या परचेस ऑफ मटेरियल है? बराबर है, परचेस ऑफ मटेरियल है। एक बच्चा बोल रहा है, तृप्ति बोल रही है सर लॉस ऑन सेल ऑफ, क्या बोला यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट ना, इसको आप अदर एक्सपेंस में दिखा सकते हो तृप्ति, हाँ आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में आप क्या दिखाओगे? उसको माइनस, बराबर है। बट अब यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी या फिक्स एसेट होता तो कसम से मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में दिखा देता, बस ये इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है वो दिया नहीं है तृप्ति, इसलिए मैंने अदर एक्सपेंस में डाला। अदरवाइज ये लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट होता तो ये कौन सा लॉस होता? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में चला जाता, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों? क्योंकि फिक्स एसेट हम लोग डेली बेसिस पे खरीदते बेचते नहीं ना, ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है बिजनेस की। कौन सी? फिक्स एसेट खरीदना बेचना। बट यहाँ पे फिक्स एसेट का लॉस नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का लॉस दिया हुआ है, इसीलिए मैंने उसको अदर एक्सपेंस में डाल दिया। तृप्ति क्लियर हुआ बेटा? उसके बाद ये अपना ये चेंजेस इन इन्वेंट्री CII, चेंजेस इन इन्वेंट्री CII, चेंजेस इन इन्वेंट्री, परचेस ऑफ गुड्स नहीं है, परचेस ऑफ मटेरियल है, कहाँ जाएगा? रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस ऑफ मटेरियल माइनस रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या इसको? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यस और नो। उसके बाद सैलरी वेजेस कहाँ जाएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट, तो EB लिख दूँ EB। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड
ईबी लिख दो, ईबी एम्प्लॉय बेनिफिट। देन एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईबी। उसके बाद स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, ईबी। इंटरेस्ट एक्सपेंस कहाँ जाएगा? फाइनेंस कॉस्ट में लिख दो। इंटरेस्ट दिया होगा किसी को, फाइनेंस कॉस्ट लिख दो, एफसी लिख दो क्या। उसके बाद अदर बोरोइंग कॉस्ट, अच्छा ये भी पैसा उधार लिया उसके लिए कॉस्ट दिया है, होगा ब्रोकरेज कमीशन, स्टैंपिंग फीस होगा, है ना, फाइनेंस कॉस्ट। ये मेरे ख्याल से ये ज़्यादा आसान तरीका है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते लिख लो। तो आप जब नेक्स्ट टाइम से फिनेंशियल स्टेटमेंट का कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहीं पे लिख लेना, ताकि आपको फटाफट से देख के समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में कितनी कौन से आइटम के लिए नोट लगने वाली है। बिल्डिंग कहाँ जाएगा है? बैलेंस शीट के असेट साइड में, नॉन करंट असेट में, फिक्स असेट के अंदर में, टेंजिबल असेट में। बैलेंस शीट के असेट साइड में, नॉन करंट असेट में, फिक्स में, टेंजिबल। उसके बाद प्लांट एंड इक्विपमेंट सेम, बैलेंस शीट असेट साइड नॉन करंट सेम, व्हीकल सेम, फर्नीचर फिक्सचर। ब्रांड कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में, असेट साइड में, नॉन करंट असेट में, फिक्स असेट में, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल, नॉन टेंजिबल क्या होता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेम। प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड में, करंट असेट में। इंटरिम डिविडेंड पेड कहाँ जाएगा? इंटरिम डिविडेंड पेड कहाँ जाएगा? ये एडजस्टमेंट नहीं है, हाँ बच्चे गलती करते, एडजस्टमेंट समझ लेते इसको। ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, बोलो बेटा कहाँ जाएगा? पीएनएल में, बिल्कुल सही है। पीएनएल के अंदर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से रिजर्व ट्रांसफर करने के बाद जो अवेलेबल प्रॉफिट है फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स गया, बचा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से रिजर्व में ट्रांसफर किया, बचा खुला प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। बट इस क्वेश्चन में हम लोग वैसा नहीं कर पाएंगे। रीज़न, यहाँ हमें सेपरेट सरप्लस की नोट बनाने बोली है, तो सरप्लस का जो भी अप्रोप्रिएशन है उसके लिए ये सेपरेट नोट बनाने बोला है ना। अदरवाइज मैं वैसे ही करने वाला था जैसा तुमने बोला, लेकिन इस बार मैं क्या करूँगा, पीएनएल अकाउंट में पैट के ऊपर वहाँ रुक जाऊँगा, फिर वो पैट कहाँ लेके जाऊँगा? सेपरेट नोट में, और उस पैट में से रिजर्व माइनस करके फिर जो बचेगा उसमें से डिविडेंड दूंगा। अरे बाबा कुछ नहीं, पीएनएल को 20 से तोड़ दिया और उसका अलग डब्बा बना दिया, वो सरप्लस नोट है। जो हम लोग सरप्लस अभी तक पीएनएल में नीचे में लिखते थे ना, इस बार उन्होंने बोला तोड़ के अलग से लिखो, तो उसमें लिख देंगे। समझ में आया सभी को? और उसमें सरप्लस बढ़ाएंगे या कम करेंगे? कम, डिविडेंड पे किया ना। चल उसके बाद तो ये सरप्लस नोट, सेपरेट सरप्लस नोट, क्या ये सेपरेट सरप्लस नोट, सेपरेट सरप्लस नोट में जाएगा, है ना सर। वो सरप्लस की नोट में क्या रहेगा? अप्रोप्रिएशन ऑफ द सरप्लस। उस सरप्लस की नोट में क्या रहेगा? अप्रोप्रिएशन ऑफ द सरप्लस। अप्रोप्रिएट यानी बांटना, कहाँ कहाँ आपने उस सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट और डाइवर्सिफाई किया है। उसके बाद डेटर्स कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड, करंट असेट में, ट्रेड रिसीवेबल में डाल देंगे या करंट असेट में डायरेक्ट। पेमेंट टू ऑडिटर कहाँ जाएगा रे बेटा? फाइनेंस कॉस्ट मत बोलना, ये फाइनेंस कॉस्ट नहीं है, अदर एक्सपेंस में डाल देते। वेरी गुड बेटा, ये लो अदर एक्सपेंस, बराबर। अदर एक्सपेंस में प्रोफेशनल फीस या ऑडिटर्स फीस बोल के डाल देंगे। उसके बाद सेल ऑफ अ प्रोडक्ट कहाँ जाएगा? रेवेन्यू। सेल ऑफ सर्विस रेवेन्यू। ट्रेडिंग कमीशन है इसलिए रेवेन्यू, वरना ये अदर इनकम में डालता। इंटरेस्ट इनकम अदर इनकम। डिविडेंड फ्रॉम कंपनी अदर। अब ये डिविडेंड फ्रॉम कंपनी ने दिया या मिला है? कंपनी से मिला है, फ्रॉम कंपनीज, बरोबर है ना। दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे होंगे तो अदर इनकम। रेंटल इनकम अदर इनकम। गेन ऑन फॉरेन करेंसी अदर इनकम। उसके बाद फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन एंड ट्रांजेक्शन्स बोला है, ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, शेयर होल्डर्स फंड में, शेयर कैपिटल। अगेन सेम। प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस है, बोलो कहाँ जाएगा? सेपरेट सरप्लस की नोट में, सेपरेट सरप्लस की नोट में। वरना मैं क्या करता था नॉर्मल केस में, मेरे पैट के अंदर में पिछले साल का प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड करके ऐड कर देता था। बट इस बार क्या बोला है? स्पेसिफिकली लिखा है क्वेश्चन में, है ना, शो द सेपरेट सरप्लस नोट, तो उसमें हम लोग डाल देंगे।
सो करंट ईयर का पैट प्लस पुराने साल का दोनों ऐड कर देंगे, वो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा उसका। फिर प्रेफरेंस शेयर्स है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड शेयर कैपिटल में सेपरेटली। जनरल रिजर्व सेपरेट सरप्लस नोट में। अगेन जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा? सेपरेट सरप्लस के नोट में। 12% डिवेंचर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड नॉन करंट लायबिलिटी में सिक्योर्ड लोन में। सर आपको किसे समझाए सिक्योर्ड है? कंपनी लॉ में आपने पढ़ा हुआ है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन डिवेंचर्स जो भी इशू किए कंपनी ने, अगर कुछ बोला नहीं तो वो सिक्योर्ड लोन में जाएगा, जब तक वो स्पेसिफिकली ना कह दे कि वो अनसिक्योर्ड है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहाँ जाएगा बेटा, बता दो मुझे? अदर एक्सपेंसेस में। उसके बाद कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, बोलो बेटा कहाँ जाएगा? कॉस्ट ऑफ, अब नहीं, अब ये स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स कंज्यूम कर लिया, मटेरियल नहीं है, अदर एक्सपेंसेस, बराबर है ना? इतना आपने क्या है बाय द वे, ये एक्चुअल में स्टोर और स्पेयर पार्ट्स का एक प्रकार से डिप्रिसिएशन है। स्पेयर पार्ट्स हम लोग खरीद के लेके आते हैं, अब स्पेयर पार्ट्स वो मशीन के लिए चलता है साल भर या 2 साल, तो हमने स्पेयर पार्ट्स खरीद के लाए थे 2 लाख के, साल भर यूज़ किया, अब उसकी वैल्यू कम हो गई, लेकिन अब स्पेयर पार्ट्स को जनरली वो शॉर्ट टर्म असेट्स ट्रीट करते, तो डिप्रिसिएशन वर्ड वहाँ पे गलत हो जाता, इसलिए वो क्या बोलते हैं? कंज्यूम कर लिया, कंजम्पशन ऑफ स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स। उसके बाद पावर एंड फ्यूल अदर एक्सपेंसेस। रेंट मिला या दिया है? कुछ बोला ही नहीं है रे। रेंटल इनकम अलग से दिया है ना यहाँ पे, तो ये रेंट दिया होगा, अदर एक्सपेंस। समझ में आया क्या लॉजिक लगा है? ऊपर रेंटल इनकम अलग से दिया हुआ है और नीचे रेंट दिया है तो दिया होगा। रिपेयर्स एंड बिल्डिंग अदर एक्सपेंस। रिपेयर्स टू मशीनरी अदर एक्सपेंस। इंश्योरेंस अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस की बड़ी नोट बनानी पड़ेगी। रेंट एंड रेट्स एंड टैक्सेस अदर एक्सपेंस। कौन से टैक्सेस है ये? कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, कौन सा टैक्स? कौन सा टैक्स हो सकता है? लोकल टैक्सेस, ऑक्ट्राय होगा, म्युनिसिपल टैक्स होगा और कोई टैक्स होगा, बट ये इनकम टैक्स नहीं है। रेट्स एंड टैक्सेस अदर एक्सपेंस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस। ये समझ में आया सभी को? पक्का। उसके बाद नीचे के एडिशनल इंफॉर्मेशन के इफेक्ट देख लो। क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल का दिया है, WIP का दिया है, ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में चला जाएगा क्या? बरोबर ना, राइट? और उसके बाद में वर्ड अपना फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा आपका? ये इसके अंदर में ऊपर ओपनिंग गुड्स दिया है और ये क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, चेंजेस इन इन्वेंट्री में चला जाएगा क्या? यस और नो? दूसरा इफेक्ट ये दोनों का क्लोजिंग का बैलेंस शीट के असेट साइड में करंट असेट, बरोबर ना? सेकेंड इफेक्ट, फर्स्ट तो हमने देख लिया, सेकेंड कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड में करंट असेट। उसके बाद बिल्डिंग को डिप्रिसिएट करना है। अच्छा, एक खास बात इन्होंने दी है, एक भी डिप्रिसिएशन के आगे पर एनम नहीं लिखा हुआ है, देखो सिर्फ % लिख के छोड़ दिया। तो बच्चे यहाँ पे काफ़ी बार क्या करते हैं, ड्यूरिंग द ईयर प्लांट एंड मशीनरी खरीदा ऐसा बोलते हैं और नीचे बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी पे डिप्रिसिएशन 10% है, और ऐसा लिखा रहता है ड्यूरिंग द ईयर खरीदा, तो बच्चे उसके ऊपर 6 महीने का ले लेते। तो 6 महीने का नहीं लेना, परसेंटेज लिखा है, पर एनम वर्ड नहीं लिखा है। तो प्लांट एंड मशीनरी कभी भी खरीदो, आँख बंद करके वो प्लांट एंड मशीनरी मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज, पर एनम लिखा रहता तो आप उसको समझते कि वो साल भर का है। ड्यूरिंग द ईयर खरीदा मतलब बीच में खरीदा होगा तो 6 महीने का। लेकिन अब प्लांट एंड मशीनरी खरीदा बीच में 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, आखिरी दिन, कभी भी खरीदो, नीचे जब स्पेसिफिकली बोला है 5% तो 5%, वो मन से दिमाग लगा के उसको आधा नहीं करना है। पर एनम अगर बोला है और ड्यूरिंग द ईयर दिया है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, हाफ कर लेंगे, अदरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सो ये सभी पे हम लोग डायरेक्टली स्ट्रेट वे परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो इफेक्ट कहाँ जाएगा बेटा इसका, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा बेटा, बैलेंस शीट के या तो असेट से कम करो या तो लायबिलिटी में प्रोविजन दिखा दो। असेट कम करना क्या है, लायबिलिटी में दिखाना क्या, बात तो
एक ही है। उसके बाद पेमेंट टू ऑडिटर, ये एडजस्टमेंट नहीं है भैया, ये तो सिर्फ बाइफर्केशन दिया है इन्होंने, तो इसको एडजस्टमेंट मत समझना। ऊपर हमने देखा ना क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते 16 का बाइफर्केशन है ये सिर्फ, राइट। उसके बाद मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10%। बोलो दो इफेक्ट कहाँ जाएंगे, एक तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा अदर एक्सपेंस में। अब अदर एक्सपेंस में कैसे जाएगा थोड़ा सा समझना। डेटर्स कितने ढूंढ के बताओ, डेटर्स ढूंढो तो मुझे बताओ तो कहाँ पे, ये दिख रहे 40 के ऊपर कितने की प्रोविजन आएगी 10% की, कितनी आ गई 4। लेकिन ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितनी दी है 1। सो मुझे 1 को कितना करना है 4, तो मुझे टोटल कितने के पीएनएल में डेबिट का इफेक्ट डालना है ओनली 3 का। ये बात समझ में आई। मुझे 1 को कितना करना है 4, बरोबर ना, तो मुझे 3 का ही फर्दर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। याद आया क्या, बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी तो इज इक्वल टू अमाउंट फर्दर टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11th स्टैंडर्ड। तो मुझे बस यहाँ पे फर्दर प्रोविजन ही क्रिएट करना है। ये बोलते प्रोविजन 10% होनी चाहिए, डेटर्स थे 40 के, तो 10% कितनी होती है 4 होनी चाहिए। अभी ऑलरेडी कितनी है 1, तो आपको फर्दर पीएनएल में डेबिट में सिर्फ अब 1 नहीं डालना, कितना डालना है 3। टोटल 3 करेंगे तो 4 होगा ना, यस और नो। तो हम लोगों को यहाँ पे एडजस्टमेंट है, तो ये आ जाएगा अदर एक्सपेंस में 4 - 1 यानी कितना 3। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा इसका, बैलेंस शीट के असेट साइड में डेटर से कम करो कितना 3। सर 3 नहीं ना 4 कम करेंगे, नो। ऑलरेडी जो ट्रायल बैलेंस में ऊपर जो प्रोविजन दिया हुआ है वो ऑलरेडी शायद डेटर से कम हुआ रहेगा तभी वहाँ पे आई है। ट्रायल बैलेंस में अगर कोई आइटम आया मतलब उसकी अकाउंटिंग हो चुकी है, उसके जो भी इफेक्ट देने चाहिए थे दे दिए हैं। अब वो 1 का और इफेक्ट नहीं देना है, अब हमें फर्दर कितने का इफेक्ट देना है 3 का। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, डेटर में भी 3 के 2 इफेक्ट, राइट, क्लियर है। उसके बाद डायरेक्टर्स रिकमेंडेड एन इक्विटी डिविडेंड ऑफ 15%। आगे बहुत प्यारा वर्ड लिखा है इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड। अब इंटरिम डिविडेंड का तो इन्होंने दे दिया जो इफेक्ट देना था, हमें कितने का इफेक्ट देना है ओनली 100, क्योंकि टोटल 15% है और ऊपर पेड अप कैपिटल हमने अभी निकाला आई थिंक 1000 है 1100 है, सॉरी 1000 का 15% कितना होता है 150 में 50 क्या घुसा पड़ा है इंटरिम डिविडेंड। तो इक्विटी डिविडेंड का एडजस्टमेंट कितने का रहेगा 100 का। बोलो उसके 2 इफेक्ट, सरप्लस से कम होगा, बरोबर है ना, और वो कहाँ चला जाएगा प्रोविजंस में, करंट लाइबिलिटीज के अंदर में डिविडेंड पेएबल दिखा देंगे दूसरा इफेक्ट, राइट। उसके बाद यहाँ पे लिख ही देता हूँ ना, एक तो आपके सेपरेट सरप्लस की जो नोट है SSN, सेपरेट सरप्लस की नोट में से क्या करेंगे कम, और दूसरा इफेक्ट कहाँ दिखा देंगे पेएबल, डिविडेंड पेएबल देना बाकी, बरोबर। और उसके बाद क्या बोला है आगे, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कहाँ जाएगा, एक तो सेपरेट सरप्लस की नोट में 25% ऑफ द डिबेंचर कम करेंगे क्या सरप्लस को, और दूसरा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कहाँ जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में रिजर्व सरप्लस में DRR के नाम से दिखेगा। 2 इफेक्ट समझ में आए, ट्रायल बैलेंस टैली, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट टैली में टैली मिला है तो नया बैलेंस शीट भी टैली होता, हाँ क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद आगे बोला है ट्रांसफर टू रिजर्व 5%, इसके भी 2 इफेक्ट, सेपरेट सरप्लस की नोट से कम हो जाएगा और दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। यहाँ पे भी 2 इफेक्ट, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में और सेपरेट सरप्लस की नोट से कम कर दें। इनकम टैक्स P&L अकाउंट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ये माइनस हो जाएगा, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर टैक्स पे कर दिया होगा तो कैश बैंक से कम हो जाएगा, बट पे नहीं किया है, इनकम टैक्स 30% बोला है बस। तो एक तो सरप्लस कम और दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखा देंगे करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन में टैक्स प्रोविजन। और दूसरा बोला है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स आपका डिविडेंड का जो भी अमाउंट रहेगा उसके ऊपर 20%, ठीक है डन। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अगेन सेपरेट सरप्लस के नोट से कम हो जाएगा और उधर में डिविडेंड पेएबल में ऐड हो जाएगा लाइबिलिटी साइड में। ये आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन है।
सभी का बैलेंसेस का एक जगह डिस्क्लोजर और एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट बताए। चलो फटाफट से इसको सॉल्व करो तो अभी। डन, 1 बाय 1। अब एक एक आइटम आप लोगों के पास में देखो क्वेश्चन के अंदर में। अब सबसे पहले क्या दे दिया इन्होंने, एक्साइज ड्यूटी पेड। एक्साइज ड्यूटी के लिए हमने क्या डिसाइड कर लिया था, सेल से कम। तो देखो मैंने रेवेन्यू में यहाँ पे कम में लिख दिया, टिक लगा दो उस आइटम को। अरे आप कैसे टिक लगाओगे, आपके पास तो PDF कॉपी है उसका। ठीक है, पहला आइटम हो गया, सीक्वेंस में ही जाते हैं आगे। आगे बोला है नेट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेच के कुछ हुआ है, मिला है क्या, देखो तो ज़रा। कुछ बोला नहीं, बस इतना ही बोला है नेट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो क्या करेंगे बेटा, इसको हम लोग अदर एक्सपेंस में, अदर एक्सपेंस की नोट बना लूँ क्या, यहाँ पे लिख लो। ये रेवेन्यू के नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ और लिख देता हूँ अदर एक्सपेंसेस, है ना। नोट नंबर मत लिखना, भी नोट नंबर आखिरी में लिख लेंगे, सीक्वेंस में लिख देंगे, है ना। सीक्वेंस ऊपर नीचे हुआ चलेगा, लेकिन सीक्वेंस में लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अदर एक्सपेंस में बहुत सारे आइटम थे, हमने अभी पढ़ के देखा, तो ये बड़ी नोट बना लेना। हाँ बोलो बेटा, नेट लॉस कितना आया, 2 का। सो नेट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बराबर, लो 2। उसके बाद नेक्स्ट आइटम रेंटल कलेक्शन एक्सपेंसेस। कहाँ दिखा दूँ इसको मैं, अदर इनकम में माइनस करूँ क्या, रेंटल इनकम में माइनस कर देते ना, वही अदर इनकम से माइनस कर देते। चलो अदर एक्सपेंस के लिए जगह छोड़ दो अच्छी खासी, पौने पेज की, बहुत सारे आइटम थे। नेक्स्ट नोट लिख लो, अदर इनकम। नंबर मैं भी नहीं लिखता हूँ, आप भी मत लिखो। अदर इनकम, अदर इनकम में रेंटल इनकम में से कलेक्शन एक्सपेंसेस माइनस करना है। कितने बेटा कलेक्शन एक्सपेंसेस बता दो, 0.5। रेंटल इनकम अभी तक पता नहीं, पढ़ते पढ़ते हमने देखा था उसको, बट सीक्वेंस में जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है बेटा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में डाल दो क्या, अदर इनकम के नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ के लिख दो। नेक्स्ट नोट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, बराबर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ओपनिंग रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की जगह कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखो। तो इस नोट के अंदर में हम लोग क्या करेंगे मालूम है क्या, सिर्फ रॉ मटेरियल ही लेते हैं और चेंजेस इन इन्वेंटरी में फिनिश गुड्स और WIP को ले लेंगे, बराबर है, ऐसा करते हैं। मटेरियल बोला है तो यस और नो, आ जाओ। बी स्पेसिफिक, यहाँ पे स्पेसिफिकली मटेरियल बोला है, हम लोग रॉ मटेरियल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अल्टीमेटली जाएगा वो एक्सपेंस में ही। वापस एक बार बताता हूँ, ध्यान देना। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखो इसको, CORMC, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो ओपनिंग लिखो इसमें, ओपनिंग कितना है बेटा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बता दो तो। ओपनिंग रॉ मटेरियल दे दिया है 42.3। डन। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या दिया हुआ है, ओपनिंग WIP। ओपनिंग WIP है और ओपनिंग फिनिश गुड्स भी है ना, तो चेंजेस इन इन्वेंटरी में डाल देता हूँ। लो लिखो यहाँ पे चेंजेस इन इन्वेंटरी। ओपनिंग WIP कितना दिया बेटा, ओपनिंग WIP 75। नीचे ओपनिंग फिनिश गुड्स दिया है क्या, ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना दिया है बेटा 87.5, लिख दिया ओपनिंग। परचेस ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में डाल दो क्या, ओपनिंग प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल और परचेस ऑफ मटेरियल। ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग करना होगा, 477.6।
उसके बाद आगे और क्या दिया है, सैलरी एंड वेजेस। आ जाओ, सैलरी एंड वेजेस कहाँ पे लिखूँ, एम्प्लॉय बेनिफिट नाम का नोट बना लो अलग से, ठीक है बना लेते। यहाँ तक तो आपका अदर एक्सपेंस रहेगा, समझ लो। तो यहाँ पे बनाता हूँ नेक्स्ट एम्प्लॉय बेनिफिट। बोलो क्या क्या लिख दूँ इसके अंदर में, सैलरी एंड वेजेस लिख देता हूँ, कंट्रीब्यूशन टू, अगला आइटम कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। और कुछ है क्या, बस इतना ही है ना, स्टाफ वेलफेयर, दैट्स इट। चारों की फिगर बता दो, 336, 14 और 75, 336, 14 और 75, डन। उसके बाद नेक्स्ट आइटम देखो क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। एक सेपरेट नोट बना दो फाइनेंस कॉस्ट की, नीचे बनाओ फाइनेंस कॉस्ट, लिखो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। कितना दिया इंटरेस्ट एक्सपेंस, 12। इंटरेस्ट एक्सपेंस के बाद आगे बोला है अदर बोरोइंग कॉस्ट, ये भी इसी में डाल देता हूँ, चलेगा ना। अगर अदर कॉस्ट होती तो मैं इसको अदर एक्सपेंस में डालने वाला था, अदर बोरोइंग कॉस्ट है इसलिए फाइनेंस कॉस्ट में डाल रहा हूँ। कितना है अदर बोरोइंग कॉस्ट, 2। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या दिया हुआ है, बिल्डिंग्स। बिल्डिंग तो यहाँ आएगा ही नहीं, बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला ही नहीं, तो छोड़ दो, बिल्डिंग छोड़ दो, प्लांट इक्विपमेंट छोड़ दो, लेकिन इसका डिप्रिसिएशन आएगा, बराबर है। तो अभी के अभी ले लेते क्या, डिप्रिसिएशन की बाद में अलग से अभी ले लेते, ले लो फिर ख़त्म करो किस्सा। लिखो क्या नाम से दूँ इसका बिल्डिंग के लिए, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। लिखो डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, कौन कौन से आइटम है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, व्हीकल है, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी व्हीकल, फर्नीचर फिक्सचर है, ब्रांड्स है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। कितना है नीचे एडजस्टमेंट में जाके देखो, डिप्रिसिएशन बिल्डिंग पे 5%, बिल्डिंग की फिगर पे 5% निकाल के बताओ। 200 है ना, 200 का 5%, 10 क्या। प्लांट एंड मशीनरी पे 20% है, प्लांट एंड इक्विपमेंट पे, तो ये 20 क्या। उसके बाद व्हीकल पे आगे कॉमा करके कितना बोला है, 20%, व्हीकल ढूंढो ऊपर, 25 का 20%, 5 है क्या। उसके बाद व्हीकल के बाद फर्नीचर फिक्सचर पे कितना परसेंट दिया है, 10% है, वो फर्नीचर फिक्सचर ऊपर दिया है 30 का 10%, 3 क्या। फर्नीचर फिक्सचर के बाद अगला रेट दिया है ब्रांड्स का 10% और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे 60, ब्रांड का 10% 10 और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने का था 45 का 60%, 40 कितना है बेटा 27, राइट, डन। उसके बाद नेक्स्ट ऊपर फिर से आ जाओ, प्रीपेड एक्सपेंस। सॉफ्टवेयर के बाद क्या दिख रहा है क्वेश्चन में, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट असेट में जाएगा, यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड पेड सेपरेट सरप्लस नोट में दिखाएंगे। ओहो, एक काम करते हैं वो भी बना ही लेते हैं अभी। लिखो यहाँ पे सरप्लस टू बी कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट सेपरेट नोट, बरोबर चलेगा, बना लिया। अब इस सरप्लस में ओपनिंग कितना है वो क्वेश्चन में दिया है, लेकिन वो हमारा आइटम अभी तक आया नहीं, क्योंकि हम सीक्वेंस ब्रेक नहीं करेंगे। क्योंकि सीक्वेंस फॉलो किया तो आपको वो चीज़ की आदत हो गई, क्वेश्चन फिर आपका स्मूथली जाएगा। तो अभी ओपनिंग इसमें रहेगा,
ओपनिंग की फिगर मुझे अभी पता नहीं है, ओपनिंग बैलेंस बरोबर है, प्लस करंट ईयर का प्रॉफिट भी इसमें आएगा ना, करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी अभी पता नहीं है, P&L का बैलेंस आएगा तब समझेगा, बरोबर है। और क्या है इसमें, अब इन्होंने क्या बोला है, इंटरिम डिविडेंड पेड, कितना पे किया बेटा इंटरिम डिविडेंड, बताओ तो जरा। इंटरिम डिविडेंड पे किया इन्होंने 50 का, चेक करो जूम करके देखो, हाँ 50 पे किया है, बरोबर है। चलो माइनस करो क्या, लेस इंटरिम डिविडेंड, देखो माइनस लिख दिया 50। किसी को कोई तकलीफ है इसके अंदर में, सिंपल है। चलो आगे, डन। नेक्स्ट आइटम पढ़ो बेटा इसमें, हाँ क्या बोला है नेक्स्ट आइटम, डेटर्स, ये भी यहाँ पे नहीं आएगा, बट डेटर्स पे एक एडजस्टमेंट थी प्रोविजन की, कुछ तो भी है, पढ़ो। फोर्थ एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर्स कितने के थे बेटा, डेटर्स थे आपके 40 के, आरडीडी क्रिएट करना है 10% यानी 4, फिर ढूंढो क्वेश्चन में आरडीडी का बैलेंस, अब मजबूरी में ढूंढना पड़ेगा, आरडीडी का बैलेंस दिया है क्या पहले का कुछ 1, सो कितने का प्रोविजन क्रिएट करना है 3 का, कहाँ लिखो अदर एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4 - 1 3, 4 - 1 3, डन। चल आज अरे यार, नेक्स्ट आइटम पढ़ो आगे, और क्या दिया हुआ है, अगला आइटम दे दिया है डेटर्स के बाद पेमेंट्स टू द ऑडिटर, ऑडिटर अदर एक्सपेंस में लिख दूं क्या, बट अब अच्छे से ध्यान देना, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, ऑडिटर्स फीस, और है ना ब्रैकेट के अंदर में वो बाइफर्केशन लिख लो फीस का, एग्जाम में भी मतलब उसको समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को, आपने नोट कंसिडर किए उसकी, बाइफर्केशन नोट में देखो कैसे लिखना है, तो पूरा डिटेल में मत लिखना, क्या दिया है नोट में 5 4 3 2 1 1, 5 4 3 2 1 1, कितना है ऑडिटर भी ऊपर 16, राइट, हो गया, सिर्फ बाइफर्केशन था, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, आउटस्टैंडिंग वगैरह ऐसा कुछ बोला नहीं है, क्या है बेटा एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नहीं सिर्फ बाइफर्केशन है, डिस्क्लोजर पार्ट, यस और नो। चलो आगे, नेक्स्ट आइटम पढ़ो बेटा, ऑडिटर्स फी के बाद दिया है सेल ऑफ प्रोडक्ट रेवेन्यू, कहाँ लिख दो, रेवेन्यू वाली नोट में है ना मेरे पास सेपरेट जगह, कितना है सेल 1350, ओके, ये एक्साइज ड्यूटी माइनस करना है इसमें से। आगे और क्या दिया हुआ है बेटा, सेल ऑफ सर्विसेज, लिख दूं क्या रेवेन्यू में, सेल ऑफ सर्विसेज कितना है 15, उसके बाद ट्रेडिंग कमीशन मिला है, ट्रेडिंग कमीशन कितना मिला है बेटा 30 ना, हाँ, उसके बाद इंटरेस्ट इनकम हुआ है, कितना है बेटा इंटरेस्ट इनकम 10 है ना, ओके, कहाँ पे दिखाओ, क्या बोले बेटा, इंटरेस्ट इनकम है ना, इंटरेस्ट थोड़ी सरप्लस में जाएगा, अदर इनकम, सरप्लस में क्यों जाएगा, सरप्लस में ओनली अप्रोप्रिएशंस, सरप्लस में अप्रोप्रिएशंस, इंटरेस्ट इनकम दिखा दिया, कितना है बेटा 10, इंटरेस्ट इनकम के बाद डिविडेंड अदर इनकम 5, डिविडेंड के बाद रेंटल इनकम, रेंटल इनकम के बाद गेन ऑन फॉरेन करेंसी, गेन ऑन फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन एंड क्या बोला बेटा, ट्रांसलेशन एंड ट्रांजैक्शंस, बोलो कहाँ जाएगा ये, ना गेन हुआ है, अदर इनकम में डाल दो। अच्छा एक चीज ध्यान देना,
या तो अदर इनकम में डाल दो, या तो आपको फॉरेन करेंसी से कोई इनकम हुआ, या तो आपको फॉरेन करेंसी से कोई इनकम हुआ तो उस इनकम के अंदर में इस गेन को ऐड कर देना, या फॉरेन करेंसी से कोई लॉस हुआ तो उस लॉस के अंदर से इस गेन को लेस कर देना। बट अभी ऐसा कुछ ऐसा सच क्वेश्चन में दिया नहीं। सिमिलर आइटम हम लोग क्लब कर सकते हैं ना, जैसे मैंने इस एग्जांपल में कौन सा सिमिलर क्लब किया, रेंटल इनकम में से रेंटल कलेक्शन एक्सपेंस माइनस कर दिया। ठीक उसी प्रकार से अगर फॉरेन करेंसी के बारे में कुछ अगर दिया होगा फ़ायदा नुकसान, तो उसमें इसको ऐड लेस कर देना, बरोबर है। फॉरेन करेंसी से लॉस हो गया तो ये गेन उस लॉस को कम कर देगा, फॉरेन करेंसी में फ़ायदा हो गया, इनकम हुआ, तो ये गेन उस इनकम को और बढ़ा देगा। बट अभी कुछ बोला नहीं, तो इसको गेन को कहाँ अदर इनकम में डाल दूँ क्या? बोलो बेटा, गेन ऑन फॉरेन करेंसी। बोलो बेटा, कितने का गेन हुआ है? 4 का। कितने का गेन हुआ बेटा? 4 का, बरोबर है। नेक्स्ट आइटम पढ़ो फटाफट से, बोलो। हाँ, नेक्स्ट आइटम में क्या दिया हुआ देखना जरा। 50 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 8 पेड अप। कहाँ जाएगा रे बेटा? बैलेंस शीट में। बट इसके ऊपर एडजस्टमेंट क्या है? पेड अप के ऊपर डिविडेंड देना है। पेड अप के ऊपर क्या देना है? डिविडेंड। तो डिविडेंड का हम लोगों को कर लेते क्या एडजस्टमेंट? अभी बताओ। 50 लाख है और क्या क्या दिया इसके अंदर में बता देना। 50 है और नीचे 60 लाख का, 60 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये 600 है और ऊपर में 8 पेड अप था तो 400 है। तो 1000 के ऊपर डिविडेंड आ जाएगा क्या? डिविडेंड वाले एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? 15% डिविडेंड। देखो दिख रहा है क्या? ई पांचवा एडजस्टमेंट, पांचवा नहीं, क्या बोलते हैं अपना इसका? पांचवा नहीं, कौन से नंबर का? 1 2 नहीं ना रे, 1 तो इनका दोनों है। हाँ पांचवा, ABCDE, चौथा नहीं पांचवा। कितना दिया है बेटा? देखो जरा, आ जाओ। हाँ देखो अब मैं कैसे निकाल रहा हूँ, तो देख बेटा, इक्विटी डिविडेंड माइनस करेंगे ना सरप्लस से। देखो तो 400 प्लस 600 मल्टीप्लाइड बाय 15% इज इक्वल टू 150 माइनस इंटरिम डिविडेंड। ऑलरेडी क्या लिखा मैंने? ऑलरेडी कंसिडर्ड। एग्जाम में इतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोगों के लिए, आप जब पढ़ोगे इसको फ्यूचर में क्वेश्चन। एग्जाम में डायरेक्ट आप 150 माइनस 50 100 भी लिख दिया तो भी चलेगा। ऑलरेडी कंसिडर किया है इसलिए यहाँ पे कितना आया? 100। ये 100 कैसे आया वो बता दिया। डन, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आइटम पढ़ो बेटा फटाफट से। आगे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, सेपरेट सरप्लस के नोट में दिखा दो कितना है? 226, 226 सेपरेट सरप्लस के नोट में दिखा दिया। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है बेटा? अगर ये सेपरेट सरप्लस की नोट का नहीं होता तो हम लोग हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पैट में ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड ऐड कर देते थे, बट इन्होंने बोला है कि सेपरेट नोट बनाना है तो बना लिया। आगे बोला है 10% 70 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बोलो बेटा, 10% 70 लाख कितने के? 70 लाख है क्या? ओके, टोटल 700। कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, बरोबर। आ जाओ। उसके बाद नेक्स्ट आइटम पढ़ लो बेटा। हाँ, जनरल रिजर्व। बोलो कितना दिया है? अच्छा, ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है, एक चीज़ तो बताना ही भूल गया आपको। अब प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बोल दिया कि 70 लाख प्रेफरेंस शेयर है, 10 और 10 का एक है, 10 का एक है ना, 700 हो गए ना टोटल। अब क्या आपको इसके प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में चिंता नहीं हो रही है क्या? वो देंगे कि नहीं देंगे? बोलो, जवाब दो। सर रेंटल इनकम से कलेक्शन एक्सपेंस माइनस करेंगे ना, आपने 2 बार लिखा है। मैंने 2 बार लिखा रे रेंटल इनकम में से। कहाँ पे लिखा है मैंने? कलेक्शन एक्सपेंस ये लिख दिया।
अच्छा ये हाँ ठीक है, 7.5 और ये -0.5 हो, यहाँ लिख देता हूँ बस, ये ले एक ही बार लिखा, ऊपर रेंटल इनकम के आगे कुछ लिखा नहीं था, वो अल्टीमेट नेट इफेक्ट आता। आ जाओ, प्रेफरेंस डिविडेंड का बता दो, प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे या नहीं देंगे, बोलो बेटा। मैं बताऊँ, कंफर्म देंगे। क्यों पूछो, इन गधों ने इक्विटी डिविडेंड दिया ना, और इक्विटी कब देते हैं, प्रेफरेंस के बाद। और सर प्रेफरेंस दे दिया होगा तो पीएनएल में ऊपर बैलेंसेस में दिया रहता ना, दिया है क्या कहीं पे, हिडन एडजस्टमेंट, बराबर है। हाँ इक्विटी का देते ही नहीं तो हम लोग सोचते इक्विटी भी नहीं प्रेफरेंस भी नहीं, बट इक्विटी दिया मतलब इक्विटी तो प्रेफरेंस के बाद ही देते हैं, तो प्रेफरेंस तो झक मार के देना ही पड़ेगा, यस और नो। तो प्रेफरेंस डिविडेंड का बता दो कितना आ रहा है, 700 का निकालो, 700 है ना कि 7,000 है रे बाबा, 700 का निकाल लो, 10% 70, ये इसमें से माइनस कर दो क्या, सरप्लस में से, ये देखो इक्विटी के नीचू में यहाँ पे लेस प्रेफरेंस डिविडेंड 70, बरोबर। चलो आगे, उसके बाद नेक्स्ट आइटम जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व बोलो बेटा, कहाँ पे दिखा देंगे, जनरल रिजर्व कितने का दिया है इन्होंने, जनरल रिजर्व दिया है 80 का जनरल रिजर्व है। बोलो क्या करेंगे बेटा अब इस जनरल रिजर्व का बता दो, ये तो आप लोगों का बैलेंस है जनरल रिजर्व का, बोलो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। सर वो ड्यूरिंग द ईयर इसमें और ट्रांसफर किया, वो जो ट्रांसफर किया उसके 2 इफेक्ट आएंगे, इसके थोड़ी 2 इफेक्ट जाएंगे, ये तो कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। और वो जनरल रिजर्व में हमारा जो सेपरेट सरप्लस का नोट है इसका बैलेंस जाके उसमें ऐड हो जाएगा, बरोबर है ना। ठीक है, फिर अभी ये बैलेंस शीट वाला आइटम है तो इसको छोड़ दो, बिल्डिंग छोड़ दो, व्हीकल छोड़ दो, प्रेफरेंस इक्विटी कैपिटल छोड़ दो, बट हाँ उसके डिविडेंड हमने ले लिया। अगला आइटम पढ़ो बेटा, और क्या दिया है, डिबेंचर्स। बोलो डिबेंचर्स कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, नॉन करंट लायबिलिटी में सिक्योर्ड लोन। डिबेंचर का इंटरेस्ट दिया हुआ है क्या हमें, डिबेंचर का इंटरेस्ट दिया है क्या, चेक करो डिबेंचर का इंटरेस्ट कहीं पे कुछ बोला है क्या, डिबेंचर्स के इंटरेस्ट के बारे में, कहाँ गया, डिबेंचर का इंटरेस्ट के बारे में दिया है ना, कहाँ दिया है, हाँ फिर ओके, टेंशन का काम नहीं, छोड़ दो। उसके बाद आगे देखो और क्या दिया है, तो बेटा प्रोविजन कर दिया ना हमने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कर दिया ना ऑलरेडी, 4 में से 3, बोल बेटा वहां तक आने तो दो, कहाँ पे है अभी, नीचे एडजस्टमेंट है ना, हाँ आएंगे करेंगे वो भी, अभी ट्रायल बैलेंस खत्म होने के बाद। आगे और क्या दिया है बेटा, अच्छा आप बोल रहे हो कि डिबेंचर आइटम पढ़ लिया तो सर साथों साथ कर लो, ये लो जैसी इस मैडम की इच्छा, बोलो माइनस DRR, तुमच्यासाठी काय पण मॅडम, बोलो डिबेंचर का फिगर कितना है यहाँ पे, बोलो 100 का 25%, 25, बरोबर। हाँ नेक्स्ट आइटम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया, कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, अदर एक्सपेंस में डाल दो, कंज्यूम कर लिया इसको, स्टोर पेयर पार्ट्स है मटेरियल नहीं है, डाल दो अदर एक्सपेंस में, कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स कितना है बेटा 7। उसके बाद पावर फ्यूल अदर एक्सपेंसेस, पावर फ्यूल कितने 8, रेंट अदर एक्सपेंस 5, रेंट के बाद रिपेयर्स टू बिल्डिंग, उसके बाद रिपेयर्स टू मशीनरी, उसके बाद इंश्योरेंस, उसके बाद रेट्स एंड टैक्सेस, उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस। बिल्कुल सही बोला बेटा आयुषी, करेक्ट है। चलो सबकी फिगर लिख दो यहाँ पे,
बोलो रेंट कितना था 5 लिख दिया ना। देन 4 3 2 1 1 4 3 2 1 1। क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट दे दिया हमने फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस का। चेक करो वर्क इन प्रोग्रेसचा नाही दिले, ठीक है। रॉ मटेरियल का माइनस क्लोजिंग लिखो। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का लिखवा के दिया बैलेंस शीट के एसेट में करंट एसेट। क्लोजिंग रॉ मटेरियल कितना है देखो 19.9। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग 100 और 200 है क्या, माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स 100 और 200। इससे क्या मिल जाएगा, चेंजेस इन इन्वेंट्री। उसके बाद पेमेंट टू ऑडिटर कर लिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी हमने बनाया ना बच्चों, चेक करो अदर एक्सपेंसेस में, हाँ कर लिया। उसके बाद डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया इक्विटी डिविडेंड देने का, ठीक है ये तो अपना इसके बाद आएगा प्रॉफिट के बाद, बट हमने ले लिया ना ये डिविडेंड का भी, प्रॉफिट सरप्लस में डाल दिया ना, डीआरआर भी डाल दिया। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी निकाल नहीं सकता हूँ, 5वीं वर्किंग नो एडजस्टमेंट। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अभी निकाल नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे पैट का इंतज़ार करना होगा। इनकम टैक्स भी अभी निकाल नहीं सकता हूँ, पैट का इंतज़ार करना होगा। चलो फटाफट से कैलकुलेटर उठाओ, सारी वर्किंग नोट की टोटल करो और लिखो पीएनएल के अंदर में जल्दी जल्दी से। लिख लो सारी चीज़ें अभी। हाँ रेवेन्यू के लिए नोट 1, अदर इनकम के लिए नोट 2 दे देंगे हम लोग। अदर इनकम को नोट 2 का नंबर दो। रेवेन्यू का प्लस माइनस करके बताओ कितना है बेटा रेवेन्यू का प्लस माइनस, हाँ 1302.5 लिख दो नोट 1 में 1302.5। अदर इनकम का नंबर 2 रखना है, अदर एक्सपेंस नहीं अदर इनकम। अदर इनकम का टोटल करके बताओ 26 ना, ओके 26 लिख दिया। टोटल कर दो 1328.5। एक्सपेंसेस में अब लिख लो, सबसे पहले कौन सा एक्सपेंस लेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम, इसको नंबर दे देंगे 3। उसके बाद ले लेंगे चेंजेस इन इन्वेंट्री, इसको दे देंगे 4। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट को देंगे नंबर 5। फाइनेंस कॉस्ट को दे देंगे नंबर 6। उसके बाद डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन नंबर 7 और लास्ट में देंगे अदर एक्सपेंस, है ना। अदर पहला आइटम ने लिखना कभी भी, नंबर 8। और ये आ गया आपका नंबर 9, सरप्लस कैरिड टू बैलेंस शीट, राइट। चलो लाइन से सबकी टोटल करो पहले और छाप दो ऊपर। 1 2 कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम बताना बेटा कितना है, तो पक्का लिख दो ऊपर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम 500। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टोटल कर रहे हो ना आप सब लोग ठीक से, नंबर क्या है इसका 3।
कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, इसका नंबर है 4। चेंजेस इन इन्वेंट्री के बाद करो इसका टोटल, चेंजेस इन इन्वेंट्री माइनस, वेरी गुड, माइनस 137.5, ये माइनस 137.5। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आया था 500 ना, डन। उसके बाद 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। पांचवी नोट, पांचवा एम्प्लॉय बेनिफिट का टोटल करो बेटा, 425, वेरी गुड, 425 एम्प्लॉय बेनिफिट। हाँ, उसके बाद अब डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फाइनेंस कॉस्ट का टोटल मैं कर लेता हूँ 14, डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का भी कर लेंगे 20 30 35 5 35 38 48 68 60 75 75 और 14, 6 नंबर फाइनेंस, 7 नंबर डिप्रिसिएशन, 14 और 75, 6 7 फाइनेंस कॉस्ट और डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। उसके बाद अदर एक्सपेंस की टोटल करना, कर दिया बेटा। अब बता दो मुझे प्लस माइनस करके प्रॉफिट लॉस कितना आ रहा है, 400 आया, डन। यह है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कुछ है नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 400। टैक्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, वेरी गुड, 30%, कितना आया 120। पैट कितना आ गया 280, डन। आया सभी का, सभी का आया बेटा, इतना ही आया? कोई है ऐसा बच्चा जिसका नहीं आया? ये तेरा आया रे मुन्ना, इसका आया, तेरा आया? कौन सा आइटम नहीं आया बेटा? एक्सपेंसेस कौन से? अदर, ये 137 माइनस करना है एक्सपेंस में, डन। बाकी सबका आया क्या बेटा? कोई है ऐसा जिसका नहीं आया 280? बाकी सबका आया? एक बार चेक कर बेटा वापस, सारे एक्सपेंस एक 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 मैच कर। तेरा आया क्या? तो उसको बता, डन। ये पैट कहाँ पे लिखूं बेटा अभी? अगर सेपरेट सरप्लस की नोट नहीं बोलते तो मैं यहीं पे नीचे में टैक्स के नीचे में ट्रांसफर टू रिजर्व और डिविडेंड का हिसाब कर देता, बट इन्होंने बोला सरप्लस का सेपरेट नोट बनाना है, बना लो। ये लो, कहाँ गया सरप्लस? करंट ईयर का लिख दूं क्या यहाँ पे? कितना आया 280, ट्रांसफर फ्रॉम P&L, दैट्स इट। ट्रांसफर टू रिजर्व बताओ अभी कितना रहेगा, फटाफट से बता दो। ट्रांसफर टू रिजर्व रिजर्व का परसेंटेज कितना बोला है? 280 का 5%, इजी लिखो, ट्रांसफर टू रिजर्व। और ये रिजर्व कहाँ जाके ऐड होगा? क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस में जो जनरल रिजर्व दिया है ना, उसमें ये ऐड हो जाएगा। तो ये देखो, पैट मल्टीप्लाइड बाय
5%। जब भी रिजर्व का परसेंटेज बोला है तो करंट ईयर के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर अपने लेना है 14। ये प्रॉफिट कम हो गया ना उस चक्कर में, इसलिए मैंने माइनस किया। खेल खत्म। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट 247 डन। अच्छा डिविडेंड देना है ना रे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी देना है ना एक जगह। अरे वो एक चीज हमने छोड़ी ना, एक एडजस्टमेंट देखो ना, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तो करो माइनस। हाँ वो तो पर्पसफुली रखी है एडजस्टमेंट। बताओ डीडीटी कितना आएगा? डीडीटी कितना आएगा? डीडीटी ये सब सही हो गया, बट डीडीटी का ही बटन है, बचा है ना एक, कितना आएगा बेटा बताओ? जो बच्चा डीडीटी का करेक्ट जवाब दे देगा उसको मेरी तरफ से जीपे है आज। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 30। कितना परसेंट है डिविडेंड का? एक बच्चे ने जवाब दिया 30 और ये बिल्कुल गलत जवाब, गलत जवाब 56 गलत जवाब। बोलो रॉन्ग टोटली। ट्राई करो। नो और कोई? ट्राई करो, ट्राई करो, गुस्सा नहीं करना कभी भी, ट्राई करना। बोलो। अच्छा आपसे एक हिंट देता हूँ आपको, है ना, बस ये इसलिए पर्पसफुली लास्ट में रखा था। डिविडेंड किसके ऊपर, डीडीटी किसके ऊपर देते हैं रे बेटा? डिविडेंड के अमाउंट पे देते हैं ना। आपको समझाने के लिए 100 रुपए का पेडअप कैपिटल है, बरोबर है। डीडीटी का रेट है 10%, बरोबर। तो डीडीटी कितना आएगा अपना? ये डिविडेंड का रेट है 10%, तो डिविडेंड का अमाउंट कितना हो गया? 10। और डीडीटी का रेट है आपको समझाने के लिए 20%, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कितना आ जाएगा डिविडेंड के ऊपर? 2 ना सर, हमने भी अभी ऐसे ही किया। यहां तक समझ में आया क्या? ये बताओ शेयर होल्डर्स को कितना मिलेगा? बोलो ना। 8 मिलेगा ना, काय को 12? कंपनी पागल है? शेयर होल्डर्स को तो 8 मिलेगा ना। कुछ बात समझ में आई क्या? ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है। डिविडेंड किसका इनकम है? सर शेयर होल्डर्स को तो टैक्स फ्री इनकम मिलता है। हाँ ये 8 टैक्स फ्री है, फिर से शेयर होल्डर्स को इसके ऊपर टैक्स नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने पे कर दिया। आप अभी तक इसके ऊपर डिविडेंड का परसेंटेज निकाल रहे हैं, बट क्वेश्चन में ये 10 दिया ही नहीं है। क्वेश्चन में डिविडेंड पेड दिया है, पेड, पेमेंट, बरोबर है क्या? अब जो हमने निकाला ये क्या है हमारा? डिविडेंड पेड, पेड, पेड। बोलो पेड की टोटल कितनी हो गई? ये 50, ये 100 और ये 70। पेड, ये पेड क्या है? ये 8 है। हमें क्या चाहिए? 2 कितना है? सो ये 220 कब आया? 20% डीडीटी माइनस करने के बाद, मतलब ये 80 है। 20% डीडीटी माइनस करने के बाद आए ना। तो बताओ 20 यानी कितना? 55 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? क्लियर है? ऑल सेट? तो लिख दूं क्या फिर यहाँ पे? माइनस डीडीटी 220 अपॉन 80 इंटू 20, 55। अब बताओ बैलेंस कितना आया? वेरी गुड हर्ष, ऋषित, प्रतीक, बिल्कुल सही जवाब आया बेटा आपका। हाँ आप ही लोगों ने करेक्ट जवाब दिया है सबसे पहले।
डन। कितना है बेटा 190 या बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू द बैलेंस शीट, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू द बैलेंस शीट। डन। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।